बेटा हमने लास्ट टाइम जो है ना वो मैंने आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टार्ट करवाया था और मैंने कहा था जो रिमेनिंग रह गया उसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है कह लें कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जिसमें आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन से लेके एट द एंड रिव्यू रिजल्ट्स को रिव्यू करने तक का आप जो है जज करते हैं बेटा। आगे इट सेट्स द लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच इट वांट्स टू प्रोसीड in the future, can be defined as the process of deciding on objectives of the organization, on changes on this objective, on the resource used to obtain these objectives, and on the policies that are to govern the acquisition, use and disposition of these resources better। अब इसमें सबसे पहले वो कह रहा है प्रेजेंट से लेके अब विजन ऑफ फ्यूचर तक देखते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप बेटा कस्टमर की नीड को देखा जाता है, कस्टमर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर को किस तरह हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर पोजीशनिंग देखी जाती है, कस्टमर की क्या वर्थ है, कस्टमर किस लेवल के ऊपर फॉल कर रहा है, कस्टमर जो है उसकी जो पोजीशन या उसकी जो वर्थ है वो किस लेवल की है, वो मिडिल लेवल से बिलोंग कर रहा है, वो हाई लेवल से बिलोंग कर रहा है, वो लोअर लेवल जो है वो कह लें कि सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है। इस चीज़ को भी हम जज करेंगे। फिर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में हम जो है उसको किस तरह आगे लेके चलेंगे, क्या करेंगे कि उसकी प्रोडिक्शन क्या होगी। फिर हम गैप एनालिसिस देखेंगे कि जो कंपैरिजन करेंगे मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स के साथ। अगर हमने सपोज लैपटॉप ही खरीदना है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हमने लैपटॉप ही बेटा खरीदना है तो लैपटॉप में भी हम सबसे पहले जज करेंगे कि कौन कौन से ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। उन ब्रांड्स को हम देखते हुए जो है HP डेल उसमें से भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव की डिफरेंट जो है कह लें फीचर्स की बेस पे जो है हम जज करेंगे कि वो कौन सा फीचर है जिसकी बेस पे हमने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, या उस फीचर की बेस पे उन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हमने कौन सा ब्रांड जो है वो इलेक्ट करना है बेटा। तो ये हम सारा का सारा गैप एनालिसिस में करते हैं। फिर उसके बाद क्लोजिंग द गैप। क्लोजिंग द गैप मतलब कि हम उसमें से बेस्ट वन जो है ऑल्टरनेटिव उसको सिलेक्ट करते हैं कि इनमें सबसे बेहतरीन जो है वो आर्टिकल कौन सा है, यानी कि जो ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल है उनमें सबसे बेस्ट ब्रांड जो है वो कौन सा है आपके पास बेटा। फिर उसके बाद है अलाइनमेंट। फिर आप उन चीज़ों को अपने जो है कह लें कि अपने जो है डिफरेंट जॉब आर्टिकल्स जिनके लिए आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया, आप इनके साथ रिलेट करते हैं कि क्या ये वाकई ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक चल रही हैं या उन प्रॉब्लम्स में ये इशू आ रहे हैं। तो आप उस चीज़ को बेटा जज करते हैं और फिर जो है उसको उसके साथ रिलेट करते हैं। फिर एट द एंड उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है जो भी आपने ब्रांड सेलेक्ट किया होता है। फिर रीवैल्यूएट किया जाता है और रिव्यू किया जाता है। जो आपने अब सेलेक्ट किए हैं ब्रांड उसकी परफॉर्मेंस को आप यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या वाकई जो है ये जो है आपका जो आपने उससे एक्सपेक्टेशंस थी क्या ये उन एक्सपेक्टेशंस को पुल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो आप फिर अपने जो है प्रोसेस जो है उसको रिव्यू करते हैं, उसको देखते हैं कि वेयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि कहाँ पे कोई इशू आया है, क्या प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से जो है हमें जो है हमें जिसकी वजह से हमें जो है ये हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। तो उस चीज़ को हम देखते हैं, देन बेटा उसको आगे वैल्यूएट किया जाता है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल। इसमें बेटा सबसे पहले क्वालिटी स्टेटमेंट आती है। आपको मैंने कहा था कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका सबसे पहले विजन और मिशन होता है। अगर विजन और मिशन क्लियरली आइडेंटिफाइबल होगा तो लोग जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर रिलाई करेंगे, आप फोकस करेंगे बेटा, और उसको आगे जो है बेटा आगे रिकमेंड भी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि उसने विजन स्टेटमेंट क्या है। इट इज़ अ शॉर्ट डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपायर। ये एक शॉर्ट डिक्लेरेशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है एक्सपायर करती है जो है कह लें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपायर कर रही है। इट इज़ एन आइडियल स्टेट विच में नेवर बी अचीव। ये एक ऐसी आइडियल स्टेट है जिसमें हम जो है उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। हम जो है उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपना जो है हम अपने डिफरेंट व्यूज़ जो हैं उनको लॉन्च करते हैं। जैसे एक एग्जांपल उसने देखें दी हुई है, टू कॉन्टीन्यूसली enrich the knowledge base of the practitioner in mobility industry and institution in the services of the humanity।
मिशन स्टेटमेंट में क्या है बेटा, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर द एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय, कस्टमर और सप्लायर ये सब के लिए क्लियर स्टेटमेंट देती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, ये क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, इसको हमने किस तरह आगे करना है बेटा। इसकी एग्जांपल क्या ली उसने, उसने कहा जी फैसिलिटेटिंग द वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एजुकेशन टू हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक एक्सीलेंस को आपने देखना और इनोवेटिव रिसर्च को एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, टेक्नोलॉजी, फोरकास्टिंग एंड ग्लोबल मैन पावर प्लानिंग, प्रमोटिंग द इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंट्रक्शन इंक्लूडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, AICTE ये ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको प्रमोट कर रही है। उसके बाद बेटा क्वालिटी पॉलिसी स्टेटमेंट में, इट इज़ अ गाइड फॉर एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन एज टू हाउ द प्रोवाइड अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी द कस्टमर। ये एक रिटर्न किया है, CEO ने, फीडबैक था फ्रॉम द वर्कफोर्स एंड अप्रूव्ड बाय द क्वालिटी कंट्रोल। अब जीरोक्स एक फोटोकॉपियर मशीन है, ये जो है कंप्यूटर वगैरह प्रिंटर वगैरह के लिए होती है, उसकी क्वालिटी कंपनी क्या है जी, क्वालिटी इज़ द बेस्ट बेसिक प्रिंसिपल फॉर जीरोक्स। जीरोक्स का बुनियादी मकसद ये है कि क्वालिटी को बेहतर कर सके। क्वालिटी मीन्स प्रोवाइडिंग आवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर with innovative product, with services, with fully satisfied their requirement. Quality is the job of every employee. Quality जो है वो job है हर employee की in a Xerox corporation. Customer satisfaction क्या है जी? Customer is the king, emphasized by the two-day buyer market. TQM, TQM बेटा, purpose is meeting or exceeding the customer expectation so that the customer are delighted. The customer satisfaction must be the primary goal of any organization. जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है जो है वो एक बेसिक गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। हर ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है बेटा, अंश यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर क्लियर है। उसके बाद वो बेटा कह रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन मॉडल क्या है। अब एक टेब्यूल मॉडल था कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, एक फिगर में दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले तो कंपनी ऑफर करती है, फिर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लेवल के मुताबिक उसकी नीड को फुलफिल किया जाता है। फ्रॉम द अबव डायग्राम it is understood that company should strive for increasing the intersection portion, that is the customer satisfaction. अब द कस्टमर आर क्या होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन द बिजनेस होते हैं। ये डिपेंड नहीं करते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, बट ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के ऊपर बेटा डिपेंड कर रही होती। अगर कस्टमर ना होंगे तो वो जारी बात है एक दुकान नहीं चलेगी, एक कंपनी नहीं चलेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी। ये नॉट एन इंटरप्शन टू वर्क बट आर द पर्पज ऑफ इट, doing a favor when they seek business and not vice versa. A part of business, not outsider, and they are lifeblood of the business. People who come with their need and job deserve the most courteous and attentive treatment. Deserve किया जाता है ये बहुत ज़्यादा courteous और attentive इसके ऊपर treatment के ऊपर। Types of customer क्या है जी? Internal customer में the customer inside the company are called internal customer. जो कस्टमर कंपनी के अंदर होते हैं अंडरस्टूड है वो इंटरनल कस्टमर होते हैं, जिसमें आपके एम्प्लॉय भी आ सकते हैं, आपके शेयर होल्डर भी आ सकते हैं, आपके अंडर राइटर भी आ सकते हैं बेटा। और एक्सटर्नल कस्टमर क्या होते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, हु यूज द प्रोडक्ट और सर्विसेज और हु परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज और हु इन्फ्लुएंस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर सप्लाई चेन में ये सबसे पहले इनपुट दिया जाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल कस्टमर की तरफ से आता है, फिर उस इंटरनल कस्टमर जो है उसको आगे रन करते हैं सप्लाई चेन के ऊपर, और फिर एट द एंड आउटपुट जनरेट किया जाता है। वो आउटपुट जो आपके एक्सटर्नल कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट जो है आपके कस्टमर फाइनल कस्टमर को दी जाती है बेटा। कस्टमर कंप्लेंट बड़ी ज़रूरी है, फीडबैक कस्टमर का, अगर कस्टमर का फीडबैक ना हो तो कस्टमर जो है, कस्टमर के पास अगर फीडबैक ना लें तो आप कभी भी जो है सक्सेसफुली मूव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कस्टमर का जो है टेस्ट उसके फीडबैक से पता लगता है, कस्टमर क्या चाह रहा है, उसका टेस्ट कब चेंज हो गया बेटा। कस्टमर फीडबैक मस्ट बी कंटिन्यूसली सॉलिसिटेड एंड मॉनिटर टू रिड्यूस द डिससेटिस्फाइड कस्टमर एज, और हमने इसको मॉनिटर करना है कि हम अपने कस्टमर को कम से कम डिससेटिस्फाई करें, हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल तक लेके जा सकें, हम उसकी मायूसियों को ख़त्म करें, हम उसकी नीड को फुलफ़िल करें।
कस्टमर फीडबैक और कस्टमर कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड में टू डिस्कवर द कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। सबसे पहले कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन आप जो है इंडिकेट करते हैं, कस्टमर की नीड्स को जज करते हैं आप, कस्टमर रिलेटिव प्रायोरिटीज़ ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी आप देते हैं, जिसमें आप जो है उसको देखते हैं कि क्वालिटी किस लेवल की होनी चाहिए आपकी। फिर उसके बाद आप जो है कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को विद देयर कंपटीशन और डिटरमिन की जाती है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट, और जो जो इम्प्रूवमेंट आपने लानी है उसमें उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी जज किया जाता है, उसको देखा जाता है। आगे टूल्स यूज फॉर कलेक्टिंग अ कस्टमर कंप्लेंट, वो कौन कौन से टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं कस्टमर की कंप्लेंट को कम करने के लिए। सबसे पहले तो आप कमेंट कार्ड करें कि कस्टमर जो है उसको किस तरह आप जो है कमेंट्स में उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब वारंटी कार्ड प्रोवाइड करें आप उसको, ताकि वो जो है वो अपने आप को सिक्योर फील करें। मोबाइल फ़ोन है उनके साथ भी वारंटी कार्ड बेटा आते हैं, वो किस लिए आते हैं कि वो आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल में भी, वो वारंटी आपने कभी यूज़ भी ना की हो, वो कार्ड वैसे ही एक पीस ऑफ पेपर की फॉर्म में कार्ड जो है रह जाता हो, लेकिन आपका जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो आपकी इतनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है यार अगर ये साल में ख़राब हो गया तो ये इसकी वारंटी है मेरे पास, एक सेटिस्फेक्शन लेवल ही है ना, इंक्रीज करता है। क्वेश्चनर में पॉपुलर टूल्स होते हैं, कॉस्टली होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बाय मेल और टेलीफोन प्रेफरेबली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और पॉइंट रेटिंग सिस्टम होता है 1 to 5 और 1 to 10। कस्टमर फोकस ग्रुप में मीटिंग बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी विद द ग्रुप ऑफ द कस्टमर, imprint the analysis is an emerging technique to obtain the intrinsic feeling using a customer meeting, word association, discussion, relaxation और techniques। फ़ोन में क्या है जी, टोल फ्री टेलीफोनिक नंबर आप दें और आप कहें कि जी ये नंबर मिलाएं 0800111123 या कोई भी नंबर, तो वो क्या है जी आप इस पर अपना फ्री फीडबैक दें, अपना जो है इसके ऊपर आप फ्री जो है अपना जो है आप कह लेंगे अपनी कंप्लेंट्स इस पर दर्ज करवाएं। तो उसके बाद है जी आप कस्टमर विजिट रखें, विजिट द कस्टमर प्लेस ऑफ बिजनेस, कस्टमर की अस्सलाम प्लेस। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। बेटा हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग साइकिल पढ़ रहे हैं जिसमें कस्टमर को ज़्यादा फोकस किया हुआ है। जी सर। वो मोबाइल में मैंने सेंड की हुई है, उसको ओपन कर लें बेटा, पेज 11 है। जी सर। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड्स में बेटा यूजली सेंड टू अ कस्टमर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। तो उसके बाद इंटरनेट और कंप्यूटर, इसमें न्यूज़ ग्रुप आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन आ जाते हैं बेटा, बोर्ड और मेलिंग लिस्ट आ जाते हैं। एम्प्लॉय फीडबैक होता है। मास कस्टमाइजेशन में कैप्चरिंग द वॉइस ऑफ द कस्टमर यूजिंग डेटा ऑफ व्हाट द कस्टमर वांट, कस्टमर क्या चाहता है इंस्टेड ऑफ व्हाट द कस्टमर इज थिंकिंग, कस्टमर क्या सोच रहा है अबाउट बाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द एग्जैक्ट व्हाट दे वांट। अब स्टेप्स क्या हैं जी कस्टमर की कंप्लेंट को सॉल्व करने के लिए, कस्टमर के मसाइल को हल करने के लिए कौन से आपको स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। कंप्लेंट्स आपने कलेक्ट करनी है तमाम सोर्सेज से, जिसमें लेटर भी हैं, फ़ोन कॉल भी हैं, मीटिंग भी है, वेब इनपुट्स भी हैं। फिर आपने एक ऐसा प्रोसीजर बनाना है कि जिससे उनकी कंप्लेंट्स को बेटा आप रिजॉल्व कर सकें, जिसमें एम्पावरिंग फ्रंटलाइन पर्सोनल आ जाता है। एनालाइज किया जाता है कंप्लेंट्स को, बट अंडरस्टैंड दैट कंप्लेंट डू नॉट ऑलवेज फिट इनटू अ न्यू कैटेगरी। और इसमें आपने एनालाइज करना है और अंडरस्टैंड करना है कि कंप्लेंट जो है वो हमेशा एक नई कैटेगरी में फिट ना है। आपने आइडेंटिफाई करने हैं उन वर्क्स को, प्रोसेस को बेटा, फिर मटेरियल वेरिएशंस को, एंड देन एलिमिनेट द रूट काज, और फिर आपने जो है उनको एलिमिनेट करना है, उनकी रूट्स को, उनकी काजेज़ को आपने उसको देखना है बेटा। फिर उसके बाद व्हेन अ सर्वे रिस्पॉन्स इज रिसीव, जब आप सर्वे रिस्पॉन्स जो है बेटा आप देते हैं, ए सीनियर मैनेजर शुड कॉन्टेक्ट द कस्टमर एंड स्ट्राइव टू रिजॉल्व द कंसर्न। एक सीनियर मैनेजर जो है आइडेंटिफाई करता है प्रोसेस को, मटेरियल्स को, वेरिएशंस को, और एलिमिनेट करता है रूट्स कॉज को।
उसके बाद बेटा जब सर्वे रिस्पांस दिए रिसीव कर लेते हैं आप, एक सीनियर मैनेजर कांटेक्ट करता है कस्टमर के साथ और उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करता है बेटा। एस्टैब्लिश द कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेजर एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर देम बेटा। और फिर उसके बाद है कम्युनिकेट किया जाता है बेटा कंप्लेंट इंफॉर्मेशन को एज वेल एज द रिजल्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन सोल्यूशन टू ऑल पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और प्रोवाइड की जाती है मंथली कंप्लेंट रिपोर्ट टू अ क्वालिटी काउंसिल। जो आपकी क्वालिटी काउंसिल होती है उसको मंथली बेसिस पे वो रिपोर्ट्स जो है बेटा वो प्रोवाइड की जाती हैं, उनको वो रिपोर्ट्स जो है वो दी जाती हैं ताकि जो है ताकि उस क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको जो है सॉल्व कर सके, उसको आगे फर्दर जो है बेटा उसको देख सके कि कोई इशू तो नहीं आ रहा। उन क्वालिटी सिस्टम्स में जो है उनको आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं उनके इश्यूज। और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी आपने देनी है। और फिर उसमें आपने आइडेंटिफाई करवाना है कि जो लोग भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में सारे के सारे उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करें, उसको हर मुमकिन हद तक जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें बेटा। और असाइनमेंट ऑफ प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टीम और आइडेंटिफाई द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस बिफोर हैंड रेदर देन आफ्टरवर्ड थ्रू द कंप्लेंट एनालिसिस। और कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करें, उसकी कंप्लेंट को बेहतर, ताकि आप जो चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसमें उसको एनालिसिस भी आप कर सकें। यहाँ तक बेटा ठीक है, कोई प्रॉब्लम कोई इशू? आंसर अदनान बेटा ठीक है यहाँ तक? यस सर। उसके बाद है बेटा जी जी बेटा जी जी चलो जल्दी होगा तो नेट हाँ जी अदनान क्या कह रहे हैं बेटा? जी सर ठीक है यहाँ से। कितना की बात निकल रही कस्टमर रिटेंशन में बेटा आप कस्टमर को आपने किस तरह रिटेन रखना है, किस तरह आपने कस्टमर को मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव देन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। It is a process of retaining the existing customer. Customer care can be defined as every activity which occurs within the organization that ensure that the customer is not only satisfied but also retained. अब इसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा खाबर? जी अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए ठीक है? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है बेटा। बेटा टॉपिक हम पढ़े कस्टमर रिटेंशन का, इसको ओपन कर लें बेटा। जी सर। मैंने सेंड किए हुए हैं बेटा। बेटा जूम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई है, जब से इसको अपडेट किया ना स्क्रीन नहीं शेयर होती है, इस वजह से मैंने आपको नोट्स पहले से बेटा सेंड किया हुआ है। मैं आज फिर इसको ठीक देखता है हूँ, सर। दोबारा इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ बेटा। कस्टमर केयर कैन बी डिफाइंड एज एवरी एक्टिविटी विच अकर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन that ensure that the customer is not satisfied but also retained. Significance of the customer retention: 60% of the organization future revenue will come from existing customers. जो आपके पुराने कस्टमर होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 60% पैसा तो आप उन लोगों से कमाते हैं जो आपके ऑलरेडी कस्टमर होते हैं। नए कस्टमर जो होते हैं वो 2% इंक्रीज करते हैं कस्टमर रिटेंशन में, और उनकी जी ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 10% कम हो जाती है बेटा। और जी सर। 96% ऑफ द अनहैप्पी कस्टमर, 96% आपके अनहैप्पी कस्टमर होते हैं जो कंप्लेन नहीं करते बट 3 टाइम्स लाइकली टू कन्वे टू अदर कस्टमर अबाउट देयर ब्रांड। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो आप अगर कंप्लेन भी नहीं ना करते तो आप कम से कम 3 टाइम्स लोगों को ज़रूर बताते हैं इस ब्रांड को ना खरीदना, ये ब्रांड नहीं ठीक, बिल्कुल ऐसे ही ब्रांड जो है ये प्रॉब्लम करेगा। और इससे उसका बड़ा बैड एक्सपीरियंस बेटा शो हो जाता है। इसी तरह जी जी 91% ऑफ द अनहैप्पी कस्टमर जो है वो कभी आपके पास दोबारा आते नहीं। एक दफ़ा चीज़ खराब बिल्कुल निकल ऐसे आई ही। वो दोबारा आने की कोशिश ही नहीं करते बेटा। और अगर उधर जाके कॉस्ट पी पूजा यार। इफ कॉस्ट 5 टाइम्स मोर टू अट्रैक्ट, अगर कॉस्ट जो है आपकी 5 टाइम्स जो है मोर टू अट्रैक्ट द कस्टमर देन रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेटा। कस्टमर रिटेंशन जो है वो क्रिएट करती है कस्टमर लॉयल्टी को एंड मूव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन टू अ नेक्स्ट लेवल कॉल्ड कस्टमर डिलाइट। आगे एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट क्या है जी? इट इज़ द टोटल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम एवरी पर्सन एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन।
ये टोटल इन्वॉल्वमेंट है हर पर्सन की तमाम लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट के लेवल कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप एम्प्लॉय को किस तरह अपने साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं, किस तरह एम्प्लॉय की दिलचस्पी बिल्ड कर सकते हैं, वो सबसे पहले एम्प्लॉय को मोटिवेशन होगी बेटा। अगर एम्प्लॉय मोटिवेट होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो तब बेटा वो जाहिर बात है फिर वो कोशिश करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। और मोटिवेशन आपको पता है, वो जॉब से सेटिस्फाई हो, उसको हैंडसम सैलरी पैकेज दिया जाए, इंसेंटिव्स दिए जाएँ, बोनसेस दिए जाएँ, तभी मोटिवेट होता है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, बेटा एम्पावरमेंट में एम्प्लॉय के पास कुछ अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल फील कर सके, ठीक है। और टीम वर्क होना चाहिए, रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड स्कीम होनी चाहिए, वो इंसेंटिव्स बोनसेस होने चाहिए। और अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो उसकी स्केल बढ़ा दिया जाए, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगना चाहिए, ठीक है। और उसको या एक अगर ऑपरेशनल मैनेजर है तो वो अच्छे तरीके से रोल प्ले कर रहा है तो उसको आपने मैनेजर की सीट देनी है, ठीक है ना। तो ये आपने उसको जी सर। ये देंगे तो बेटा वो एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा हो जाएगी। बेहतर। अब सबसे पहले पॉइंट है कि एम्प्लॉय मोटिवेशन, ये वन बाय वन आप एक्सप्लेन किए हुए होंगे। एम्प्लॉय मोटिवेशन में बेटा इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल, ये एक प्रोसेस है स्टिमुलेट करने के लिए पीपल को और अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द अदर टू डू योर will or accomplish the desired goal through the possibility of reward। आप एम्प्लॉय को किस तरह मोटिवेट करेंगे बेटा? वो कह रहा है जी पीपल को स्टिमुलेट करें, इन्फ्लुएंस करें और अकॉम्प्लिश करें कि वो अपने डिज़ायर गोल्स जो भी आपने डिसाइड किए हैं उनको अचीव करें बेटा, ठीक है। वो थ्रू रिवार्ड ही पॉसिबल है कि आप इम्प्रूव द एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, इससे एम्प्लॉय की इन्वॉल्वमेंट भी बेहतर हो जाएगी बेटा। एब्सेंटिज्म यानी वो गैर हाजिरियाँ भी उसकी कम हो जाएंगी और आपका स्केल भी बढ़ जाएगी, इंक्रीज टर्नओवर। और प्रमोट द जॉब सेटिस्फेक्शन, और जॉब की सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ा देगा। अब थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, डिफरेंट थ्योरीज है मोटिवेशन की, जिसमें आपको शायद याद हो जब मार्केटिंग मैंने पढ़ाया था तो तब आपने मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पढ़ा होगा, जिसमें हम कहते थे कि उसमें सबसे जी पहले तो हम साइकोलॉजिकल नीड देते हैं, बेसिक नीड। बेसिक नीड में आपको पता है एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसको जी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? खुराक, कपड़े की, और खाना पीना और छत सर, वो मकान। इरादची अप्रोच में जैसे। हाँ जी, हायरार्की अप्रोच में बेटा, कि जिसमें कि एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसको सबसे जी पहले ज़रूरत होती है घर, मकान और रोटी की, ठीक है। कपड़ों की जी ज़रूरत होती है, कपड़े बनाए जाते हैं, छत होनी चाहिए और अच्छा खाना मिले, फूड, क्लोथिंग और स्लीप। फिर उसके बाद बेटा दूसरा होता है सेफ्टी नीड। जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो महसूस करता है कि उसको जो है एक सेफ्टी भी होनी चाहिए उसकी, कि ये ना हो कि वो रोड जी पे जा रहा है तो कोई आगे उसको वैसे ही मार दे, या कोई जो है आप सिक्योर फील ना करें, ठीक है। शेल्टर होना चाहिए आपका, वार्मथ होनी चाहिए। फिर उसके बाद बेटा सोशल नीड, जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, छठी सातवीं क्लास में जाता है, आठवीं में, तो या किसी भी आप और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी देखें तो यही सारा कुछ होता है। जैसे जैसे वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होना शुरू करता है तो उसकी कोशिश होती है कि मेरे फ्रेंड्स हों, मेरे रिलेटिव्स हों, मेरे कज़न हो, मेरा बॉस के साथ अच्छा रिलेशनशिप हो, मुझे प्यार करने वाले मिले और मैं लोगों की रिस्पेक्ट करने वाला बनूं, ठीक है। और फिर उसके बाद जब फर्दर आगे जाता है तो फिर एस्टीम नीड पे आ जाता है बेटा। एस्टीम नीड क्या होती है? कि जिसमें वो जी स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है कि मैं अगर जो है कहीं से गुजरूं तो मुझे लोग सलाम करें, मेरे पास अच्छी जॉब हो बेटा, मैं गाड़ी हो मेरे पास, जी और एक जो है मैं कह लें कि रिस्पॉन्सिबल लोगों में से आ जाऊं। और जब फिर वो एक पूरा एक मेच्योर स्टेज में, एक फाइनल स्टेज में आता है, तब उसकी नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें उसको ये होता है कि मैं एक बड़ी अचीवमेंट हासिल करूं, मैं एज अ सीएम जहाँ से गुजरूं लोग मुझे सल्यूट करें, ठीक है। और मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा कहते हैं माना ताना कान जो है जाना जाए वहाँ पे, कि अगर मुझे जो है वो कह लें कि टॉप 10 लोगों में कंसीडर किया जाए। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है बेटा, और इसी इसी बेस पे ये जो है हम जी सर। एम्प्लॉय को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में।
क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। उसके बाद बेटा वो कह रहा है कि हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हर्जबर्ग एक साइंटिस्ट था, मैनेजमेंट का ही था, मेंस हर्जबर्ग था इसका पूरा नाम। उसने टू फैक्टर थ्योरी दी थी। उसने कहा था कि मोटिवेशनल फैक्टर जो होता है, पीपल आर मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, एडवांसमेंट एंड द वर्क इटसेल्फ, दीज आर कॉल्ड एज मोटिवेटर। और जो लोग ये काम करते हैं उनको हम मोटिवेटर बोलते हैं, और वो इस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। डिससेटिस्फाइज और हाइजीन फैक्टर होते हैं, जिसमें लो सैलरी आ जाती है, मिनिमल फ्रिंज बेनिफिट आ जाते हैं, पुअर वर्किंग कंडीशन आ जाती है, इल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, इसमें मेडॉकर और टेक्निकल सुपरवाइजर भी आ जाते हैं बेटा। एंड डिससेटिस्फाइज विच एम्प्लॉयज दे आर प्रिवेंटेबल, उनको डिससेटिस्फाई किया जाता है और ये प्रिवेंटेबल होते हैं बेटा। एम्प्लॉय वांट्स क्या होते हैं बेटा? गुड पे फैक्टर, एक अच्छा पेइंग फैक्टर दिया जाता है, यूजली इन द मिडल ऑफ रैंकिंग। नॉर्मल वांट्स को देखा जाता है बेटा, और इंटरेस्टिंग वर्क को देखा जाता है, अप्रिसिएशन की जाती है, एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी दी जाती है बेटा, और गुड पे होती है, गुड पे अटेंशन होती है बेटा। और फिर उसके बाद बेटा ये जो है जॉब इनरिचमेंट आ जाती है, ठीक है। और नो दे सेल्फ नाउन एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, एस्टेब्लिश किया जाता है पॉजिटिव एटीट्यूड को, शेयर किए जाते हैं गोल, मॉनिटर द प्रोग्रेस, डेवलप द इंटरेस्टिंग वर्क बाय जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट जिसमें हॉरिजॉन्टल आ जाती है और जॉब इनरिचमेंट वर्टिकल आ जाती है। कम्युनिकेशन इफेक्टिवली और सेलिब्रेट किया जाता है फिर सक्सेस को बेटा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है बेटा एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या है जी? इट इज़ एन एनवायरनमेंट in which the people have the ability, the confidence and the commitment to take his responsibility and ownership to improve the process and initiate the necessary step to satisfy the customer requirement within well-defined boundaries in order to achieve the organizational value and goal. जॉब इंगेजमेंट जो है वो एक्सपेंड करता है कंटेंट ऑफ द जॉब को बेटा, और जॉब एम्पावरमेंट जो है वो एक्सपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जॉब। ये एम्प्लॉय की एम्पावरमेंट आ जाती है बेटा इसमें। अगला जनरल प्रिंसिपल्स क्या है जी एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज़? किसी भी एम्प्लॉय को एम्पावर करने के लिए आपने सबसे पहले लोगों को बताना है व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, कि उनकी जिम्मेदारियां क्या है बेटा। फिर आपने अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू देम, उनको करनी है। फिर सेट स्टैंडर्ड्स करने हैं एक्सीलेंस के बेटा, और उन्हें नॉलेज देना है इंफॉर्मेशन का और फीडबैक का, और ट्रस्ट देम एंड ट्रीट देम विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट देम, ट्रस्ट उन पे करवाया जाता है और ट्रीट किया जाता है डिग्निटी और रिस्पेक्ट के ऊपर, कि उनकी जो है रिस्पेक्ट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा बेटा। कंडीशंस टू क्रिएट द एम्पावर्ड एनवायरनमेंट, आप एम्पावर्ड एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं? एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द नीड टू चेंज, हर कोई कोशिश करता है, समझता है कि जो तब्दीली आती है उसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ये सिस्टम नीड जो है वो टू चेंज द न्यू पैराडायग्राम, ऑर्गेनाइजेशन जो है मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड स्किल्स टू एम्प्लॉयज। टीम वर्क को देखा जाता है, टीम कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और गोल। अब टीम वर्क जो है इज अ कम्युलेटिव एक्शन ऑफ द टीम है, ड्यूरिंग विच ईच मेंबर ऑफ द टीम and subordinate is the individual interest and opinion for fulfilling of the objective of the group। फिर उसके बाद बेनिफिट्स बेटा क्या क्या देखे जाते हैं? बेनिफिट्स में आप इम्प्रूव करते हैं सोल्यूशन को टू अ क्वालिटी प्रॉब्लम, ऑनरशिप ऑफ द सोल्यूशन देखते हैं, कम्युनिकेशन और इंटीग्रेशन देखते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है आपको पता है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आते हैं, और गोल्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में होते हैं। और गोल्स को अचीव करने के लिए बेटा ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि गोल्स होते हैं लॉन्ग, उसको फिर आप स्मॉल पार्ट्स में इंक्रीमेंट की फॉर्म में सॉरी आप उनको स्मॉल पार्ट्स में बेटा डिवाइड करके जो है डिवीजन करके उसकी फिर आप उनके लिए ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, जिससे आप फर्दर उसको जो है कैरी ऑन करते हैं। और ये जो टीम वर्क होता है बेटा ये कम्युलेटिव एक्शन होता है टीम का, जिसमें हर मेंबर जो है टीम का वो अपने सब ऑर्डिनेट के साथ लेके चलता है, उसके इंटरेस्ट को देखता है और ओपिनियन देता है फॉर द फुलफिलिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप। और के जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं ग्रुप के
जो आपने जो ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं बेटा उनके ओपिनियंस में, उनको आपने किस तरह फुलफिल करना है बेटा। और जो टीम वर्क होता है बेटा उसमें जो है आपको पता है ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी आपकी हो जाती है बजाय इंडिविजुअल वर्किंग की निस्बत। उस टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आइडियाज़ देने वाले होते हैं, उसमें इंसान की थॉट्स और थिंकिंग जो है वो ब्रॉड हो जाती है बेटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कोई चीज़ समझ ना आई हो बेटा? ओके। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा, हंस हो जाएगा बेटा। जी सर। काफ़ी है ये वाला इसमें। हंस बेटा काफ़ी है। सोहेल, मोहसिन, जी सर काफी है। चलें आप बेटा नेक्स्ट क्लास के लिए ज्वाइन कर लें, फैसिलिटी प्लानिंग की क्लास के लिए। ठीक है बेटा, साथ ही ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा।